हाय एवरीवन बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बच्चों, हम लोग अपना चैप्टर 3 केमिस्ट्री में स्टार्ट कर चुके हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, एटम्स का कॉम्बिनेशन, एटम्स का रीअरेंजमेंट जो होता है उसकी वजह से एक केमिकल रिएक्शन होता है। ये सब चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। बच्चों, वहीं पर हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट लॉ। तो बच्चों, आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ सेकेंड लॉ। दैट लॉ इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता है? सारे बच्चों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। आप सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि कंपाउंड्स जो भी हमारे होते हैं, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, दे आर फॉर्म्ड बाय 2 और मोर मेटल्स, 2 और मोर एलिमेंट्स combined chemically in a fixed proportion by mass. I hope everybody remember this. Compounds क्या होते हैं? They are 2 or more elements combined chemically in a fixed proportion by mass. बच्चों, हमने पढ़ा था कि मिक्सचर्स जो होते हैं, मिक्सचर्स के अंदर केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है, दे आर जस्ट फिजिकली मिक्स्ड इन इंडेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। बट कंपाउंड्स जो भी हमारे होते हैं, कंपाउंड्स के अंदर बच्चों केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। ये जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं ये केमिकली आपस में कंबाइन होते हैं, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे हैव अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये सारे प्रोपोर्शंस भी मैंने आपको फाइंड आउट करने सिखाए थे, जैसे कि H2O एक कंपाउंड है वाटर, वाटर में फिक्स प्रोपोर्शन होता है 1:8 का, दैट इज़ 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 का प्रोपोर्शन होता है, 3 पार्ट्स ऑफ कार्बन एंड 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों, ये तो हुई एक बहुत जनरल सी बात कंपाउंड्स के बारे में, क्योंकि हमें यहाँ पर कंपाउंड से ही डील करना है इस पूरे लॉ के अंदर। सो ये बताना एक बार इम्पॉर्टेंट था। देखिए लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द कंपाउंड्स, द केमिकल कंपाउंड्स are formed by the same elements in the same fixed ratio। बच्चों, अभी आपको लॉ इस तरह से पढ़ने में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, बट इस लॉ से बच्चों हमें ये पता चलता है कि जब कभी भी एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है, तो जैसे भी वो फॉर्म हो उसके पीछे का कोई भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो। क्योंकि ऐसा होता है बच्चों कि अगर एक कंपाउंड है, सपोज वाटर है, तो वाटर को बनाने के लिए कोई एक सिंगल प्रोसेस नहीं होगा, देयर कैन बी अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है या कोई और केमिकल कंपाउंड है, उसको बनाने के लिए एक से ज़्यादा प्रोसेस यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जिन भी प्रोसेसेस के थ्रू वो तैयार होता है, उस प्रोसेस में यूज़ होने वाले हमेशा जो भी एलिमेंट्स होंगे वो थ्रू आउट सेम रहेंगे। जैसे कि अगर H2O बनेगा, चाहे किसी भी मेथड से बने, किसी भी प्रोसेस से बने, पर उसके पास एलिमेंट्स कौन से इन्वॉल्व रहेंगे? हमेशा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि हम किसी और एलिमेंट से उठाकर वाटर बना देंगे, नो, द टाइप ऑफ एलिमेंट्स रिमेन्स सेम एंड मोर ओवर द सेम फिक्स्ड रेशियो इज ऑल्सो फॉलोड। हमेशा जब भी वो बनेंगे किसी भी मेथड से, तो उनका रेशियो भी कैसा रहेगा? सेम, ठीक है बच्चों।
सो रेशियो विल बी 1:8। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है CO2 दैट विल बी 3:8। 3 parts of carbon and 8 parts of oxygen is required to form carbon dioxide। जब बच्चों ये इस रेशियो में फॉर्म होता है तब जाके एक मॉलिक्यूल तैयार होता है कंपाउंड का। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस लॉ वाज गिवन बाय साइंटिस्ट नेम प्राउस्ट। हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था दैट वाज गिवन बाय लेवोइशियर। ठीक है बच्चों, ये एक थोड़ी सी बेसिक बातें हैं जो आपने याद रखनी है, क्योंकि कई बार पूरा क्वेश्चन आता है डिफाइन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड हु गेव दिस लॉ। ठीक है, आपको वो सारी चीज़ बतानी होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर बेस्ड अपॉन दिस लॉ। बच्चों ये क्लियर है आप सबको? इतनी चीज सबको समझ में आई है यहाँ तक? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। बच्चों इस पे बेस्ड, इस लॉ पे बेस्ड आपको 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। उसमें डेटा चेंज हो जाता है, कंपाउंड का नाम चेंज हो जाता है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। पर आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जहाँ पर रेशियो फिक्स्ड रहता है। अगर आपको इतनी बात हमेशा याद रहेगी तो कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व आउट ना कर पाएँ। ठीक है, सो I just request you all to please look into your books. Just read out the question on page number 114. सबके पास बुक्स है बच्चों? Turn to page 114. Sample problem number 1. I request everyone, please don't look into the solution and try to learn how to solve. Okay? Question क्या कहता है बच्चों? In an experiment, 1.288 gram of copper oxide was obtained from 1.03 gram of copper. ठीक है, सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेटमेंट समझना है कि वो स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। देखो बच्चों, कॉपर ऑक्साइड वॉज फॉर्म्ड, यानी कि कॉपर ऑक्साइड आपका कंपाउंड है, प्रोडक्ट है जो फॉर्म हुआ है। ठीक है, इतनी बात आपको पता हो जानी चाहिए। तो आप इस तरह से लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड को राइट हैंड साइड पे लिखेंगे इंडिकेटिंग द एरो दिस साइड, और वो बना किससे है? कॉपर से। ठीक है, उन्होंने आपको इतनी बात बता दी है। पर जब कॉपर ऑक्साइड बना है, आपको उन्होंने ये तो मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में कि कॉपर और ऑक्सीजन कंबाइन करके ये कंपाउंड बना रहे हैं। ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपको क्वेश्चन से खुद ही समझ आ जाना चाहिए कि जो कंपाउंड बन रहा है कॉपर ऑक्साइड, ऑक्साइड जब कंपाउंड में लगता है इसका मतलब कि कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है। तो आप यहाँ पे सेकेंड रिएक्टेंट क्या मेंशन करेंगे बच्चों? ऑक्सीजन। कॉपर एंड ऑक्सीजन टुगेदर कंबाइन टू गिव कॉपर ऑक्साइड। फिर से एक बार इस लाइन को पढ़ते हैं। 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड was obtained from 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है बच्चों, ये आपको उन्होंने फर्स्ट लाइन दे दी। अब उन्होंने आपको इस चीज़ में ऑक्सीजन का मास तो नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ आपको कंपाउंड का और कॉपर का मास दे दिया है। तो आप ऑक्सीजन का मास कैसे निकाल सकते हो? एज सिंपल, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सारे बच्चे जानते हैं इस लॉ के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स is equal to total mass of products. राइट बच्चों? अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कॉपर का ही मास है तो हम इसका मास सपोज x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1.288 ग्राम्स। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी यहाँ पर?
कैन यू ऑल कैलकुलेट? x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? इट विल कम अबाउट 0.258 ग्राम। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। सो x क्या हुआ यहाँ पर? मास ऑफ ऑक्सीजन। अब आपके पास सारी चीजों का, सारे सब्सटेंसेस का, रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स का मास यहाँ पर गिवन है। यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों, स्टेप तक? ओके, आगे देखिए बच्चों, उन्होंने नेक्स्ट लाइन क्या बताई है? इन अनदर एक्सपेरिमेंट 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड गेव ऑन रिडक्शन। देखिए ये बात यहाँ पर ना, जब आपको रैंडम क्वेश्चंस आते हैं तो समझ नहीं आता है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड गेव ऑन रिडक्शन 2.938 ग्राम ऑफ कॉपर। अब की बार एक्सपेरिमेंट हुआ है और कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। कितना? हमारे पास इस बार कॉपर ऑक्साइड कितना है? 3.672 ग्राम्स, राइट, जो कि रिड्यूस होके कितना कॉपर दे रहा है? 2.938 ग्राम्स। 2.938 ग्राम्स। तो फिर से हम ऑक्सीजन का मास निकाल सकते हैं बच्चों, बिल्कुल सेम प्रोसेस से। अब की बार क्या करेंगे? 2.938 प्लस x इज इक्वल्स टू 3.672। तो x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी कैलकुलेट करके। हियर x विल कम अबाउट, बच्चों x की वैल्यू आ रही है 0.734 ग्राम। ओके, हमारे पास दोनों एक्सपेरिमेंट में, ये तो थी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की वैल्यू, ठीक है, ये जो दूसरी है वो हमारी सेकंड एक्सपेरिमेंट की वैल्यू है। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। ओके, अब बच्चों उन्होंने आपसे क्वेश्चन में लास्ट लाइन में पूछा है, शो दैट दीज फिगर्स वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? ये न्यूमेरिकल जो है कैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई कर रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखो, जब हम H2O का कहते हैं कि 1:8 रेशियो फिक्स्ड रहता है, यानी कि वो हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन का रेशियो है 1:8, यानी कि 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम किस तरह से निकालेंगे रेशियो? कॉपर वर्सेस ऑक्सीजन, क्योंकि कंपाउंड क्या बना है? कॉपर ऑक्साइड, जो कि इन दोनों एलिमेंट की वजह से बना है। सो द रेशियो विल बी कॉपर इज टू ऑक्सीजन। हमारे पास कॉपर का मास गिवन है और हमारे पास ऑक्सीजन का मास भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? सिंपली रेशियो के लिए मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हमेशा कॉपर को, जो भी आपका पहला रिएक्टेंट होता है, हम उसको ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में, और जो आपका सेकंड रिएक्टेंट होता है हम उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं। इस बात का खास ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। मास ऑफ कॉपर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या था? 1.03 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना था बच्चों, जो हमने फाइंड आउट किया? 0.258 ग्राम। अगर बच्चों हम इस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो ये कितना आएगा बच्चों? दिस विल कम अबाउट अराउंड 3.99 इज टू 1। 3.99 को हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 4:1, ठीक है बच्चों। यहां तक आपको ये स्टेप समझ में आ गया है? ये हमने क्या किया है बच्चों, ये आपको स्टेप समझ में आ गया? मास ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन, इज इट क्लियर? रेशियो सबको कैलकुलेट करना आता है? अगर आपके पास रेशियो इस तरह से है x is to y, तो हम कैसे करते हैं उसको कैलकुलेट?
x अपॉन y इज टू 1। वही हमने यहाँ पर करा है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है बच्चों, अगर आप इस तरह से कॉपर वर्सेस ऑक्सीजन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेशियो 1 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेप मिस आउट हो गया था। अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, जो कि हम आगे इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे ही हमने इसको राउंड ऑफ किया, ये रेशियो कितना आ गया, 4:1, यानी कि हमारे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आ गई है 4:1। अब बच्चों सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी हमें देखना है क्या ये लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए भी हम सेम फॉलो करेंगे स्टेप। देखिए, रेशियो ऑफ कॉपर वर्सेस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मास ऑफ कॉपर रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन रेशियो 1। हमारे पास सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कॉपर की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, 2.938 ग्राम्स। ऑक्सीजन की हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर ही ली थी, तो हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे 0.734 ग्राम रेशियो 1। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके बच्चों, इसको, इस पूरी वैल्यू को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो दिस विल कम अबाउट 4:1, यानी कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हमें क्या रेशियो मिला, 4:1। सेकेंड एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यूज थी उससे हमें क्या रेशियो मिला, 4:1। यानी कि चाहे हम कॉपर ऑक्साइड कैसे भी बनाएं, कितनी भी वैल्यूज लेकर बनाएं, अलग अलग यहाँ पर मासेस लिए गए हैं, तब भी रेशियो कितना आ रहा है दोनों का, 4:1। तो आप यहाँ पे बोलेंगे हेंस द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज वेरीफाइड। क्या ये न्यूमेरिकल आप सबको समझ में आया बच्चों? किसको नहीं आया? प्लीज स्पीक अप, नाम बताओ बेटा। नाम बताओ। सॉरी, ओके, please can you give a call to sir? Someone can message, that will be a great help. Let me just check. कौन बच्चा है यहाँ पर? प्रियांशी, नाम बताओ। ये जो शिनचैन है, आई थिंक दिस इज आउटसाइडर। हाँ जी बच्चों, तो ये जो हम न्यूमेरिकल कर रहे थे कॉपर ऑक्साइड कंपाउंड को यूज़ करते हुए, आई नो कि फर्स्ट गो में आप लोगों को, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो एक बार फिर से इसको रिकैप करा देती हूँ मैं न्यूमेरिकल को, क्योंकि बच्चों आपको ज़रूरी ही नहीं है कि क्वेश्चन में यही सेम क्वेश्चन उठ कर आएगा, कोई और कंपाउंड भी आ सकता है, कोई और एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज़ चेंज होंगी। एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं। प्लीज़ लुक इनटू योर बुक्स, वहाँ पर अपना बच्चों देखिए क्वेश्चन। सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1, इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 gram of copper oxide was obtained from 1.03 gram of copper। मतलब कि ये कि कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड आपका कंपाउंड है जो कि फॉर्म हो रहा है किसी रिएक्शन में, ओके, एंड इट इज़ फॉर्मिंग फ्रॉम कॉपर। पर ऑक्सीजन वाली बात हमें वहाँ पर नहीं बताई गई है। कॉपर ऑक्साइड जब बनता है, ऑक्साइड लगा हुआ है, इट मीन्स 101% वहाँ पर ऑक्सीजन रिएक्टेंट रहा है।
कॉपर के साथ कंबाइन हुआ है, तभी कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, ये चीज़ बच्चों थोड़ा सा एक ट्रिकी होता है इसमें पार्ट, जो आपको खुद ही अंडरस्टैंड करके जो है बताना पड़ता है। अब उन्होंने आपको वैल्यूज़ दी हुई है 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1.033 ग्राम। ये वैल्यू हुई बच्चों फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन का मास तो गिवन नहीं है, हम ऑक्सीजन का मास यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप सभी बच्चे जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass says that total mass of reactants is equal to total mass of products। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी सब्सटेंसेस हैं इन दोनों का मास कंबाइन, और राइट हैंड साइड में जो भी सब्सटेंसेस हैं उनका मास कंबाइन। ठीक है, तो बच्चों हमें इसका मास दिया है, इसका दिया है, इसका हम x मान लेंगे। तो x की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे? 1.03 प्लस x इक्वल्स टू 1.288। सारे बच्चे x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर, राइट और रॉन्ग? निकाल लेंगे बच्चों? ओके, तो आपके पास बच्चों x की वैल्यू आ गई, यानी कि मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन का मास यहाँ पर मिल गया। देखिए, अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कैसे ओबे होगा। हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जब भी कैलकुलेट करना होता है तो हम हमेशा रिएक्टेंट का रेशियो लेते हैं, दोनों रिएक्टेंट का। ठीक है, तो रेशियो में हम क्या लेंगे? कॉपर वर्सेस ऑक्सीजन, क्योंकि बच्चों ये तो कंपाउंड है ना जो बन रहा है, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, और बन किससे रहा है? कॉपर और ऑक्सीजन से। तो हम रेशियो किसका लेंगे? कॉपर वर्सेस ऑक्सीजन रेशियो लेंगे। तो जब बच्चों कॉपर वर्सेस ऑक्सीजन का रेशियो लिया जाएगा, इट मीन्स हम वहाँ पर रखेंगे मास ऑफ कॉपर रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हमने इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो गया मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन रेशियो 1। यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो बच्चों सारी वैल्यूज आपके पास हैं। कॉपर का मास आपको गिवन है 1.03, तो हमने 1.03 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। ऑक्सीजन का मास हमने निकाल ही लिया था, यहाँ से x की वैल्यू आती है 0.58 ग्राम। ठीक है, अगर हम x निकालेंगे तो हमने यहाँ डिनोमिनेटर में x की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज मास ऑफ ऑक्सीजन। इसको बच्चों पूरे फैक्टर को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 3.99 की वैल्यू आ जाएगी रेशियो 1। अगर हम 3.99 को राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल बी 4:1। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ओके, अब बच्चों हमें बुक में सेकेंड लाइन में बताया हुआ है इन अनदर एक्सपेरिमेंट। इन अनदर एक्सपेरिमेंट मीन्स हमने ये एक्सपेरिमेंट जब दोबारा किया तो इस बार 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड गेव ऑन रिडक्शन 2.938 ग्राम ऑफ कॉपर। यानी कि अब हमें कॉपर ऑक्साइड का मास कितना दिया हुआ है? 3.672 ग्राम, जो रिडक्शन के बाद कितना कॉपर दे रहा है? 2.938 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, फिर से हमें ऑक्सीजन का मास इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल सेम यही स्टेप फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो बच्चों वैल्यू पुट करके हम x निकाल लेंगे, तो ये x यहाँ पर क्या आया है? मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, जो कि सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए हमने निकाला है यहाँ पे। अब फिर से हमने रेशियो कैलकुलेट करना है बिल्कुल पहले की तरह।
मास ऑफ कॉपर रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन, इसको यहाँ पर ले आए तो ये क्या हो गया, रेशियो 1। सेकेंड एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज रख देंगे। कॉपर का मास है 2.938 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन हमने निकाला है 0.734 रेशियो 1। ये पूरा कैलकुलेट करके आपको मिलेगा 4। तो रेशियो कितना आ गया यहाँ पर, 4:1, 4:1 यहाँ पर और 4:1 यहाँ पर। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का भी यही रेशियो, सेकेंड एक्सपेरिमेंट का भी यही रेशियो। इसका मतलब बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज वेरीफाइड हियर, यानी कि आप चाहे कितनी भी वैल्यूज, कितनी भी क्वांटिटी बदल लें कॉपर या ऑक्सीजन की, बनेगा तो कॉपर ऑक्साइड, और हमेशा कितने रेशियो में बनेगा, 4:1, दैट इज फिक्स्ड। इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीवन? सबको क्लियर हो गया अब, सारे बच्चों को? ओके, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट नाउ, प्लीज इन्फॉर्म। बच्चों कितना टाइम रह गया है? सो लेट्स जस्ट डू सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो उसमें पूछा जाता है। लुक इन टू बुक्स ऑन पेज नंबर 114, सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine in a ratio 1:8 by mass to form water। यानी कि जब भी वाटर बनेगा किस रेशियो में बनेगा, 1:8 by mass। उन्होंने आपको बोल दिया H2O is formed by hydrogen and oxygen in 1:8 part। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा गया है आपसे सेकेंड पार्ट में, what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas। यानी कि अब अगर हमें 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिले तो हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा वाटर फॉर्म करने के लिए। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है यहाँ पे, दैट मीन्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमें रेशियो बता रहा है। ठीक है, अगर वाटर बनेगा तो उसमें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने के साथ कंबाइन होगा, हमेशा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि कितना ऑक्सीजन चाहिए अगर हमारे पास 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रहे। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिक्वायर 8 into 3। 1 ग्राम को 8 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो 3 को कितना रिक्वायर्ड होगा, 3 into 8, यानी कि कितना, 24 ग्राम्स। देख लो बच्चों, सिंप्लीफाई करके देख लो चाहे तो, 3 ग्राम और 24 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो रेशियो कितना आएगा, अगेन 1:8। यानी कि दोनों बार में हमारा जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। बच्चों, एज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो वील डू द रिमेनिंग 2 types of problem on the very next turn, because we need to just understand the numericals so that हम इस पे बेस्ड अगर हमारे पास कोई डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं हम उसको ईजिली सॉल्व आउट कर सकें। आई होप यहाँ तक का सबको समझ में आया होगा। इन एनी केस इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन जस्ट इन्फॉर्म अस। ओके, सो एंडिंग अप टुडेज क्लास, see you on next turn next week. Till then, take care, stay safe, stay connected. Bye bye.